हेलो दोस्तों, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल देहाती टीचर पे स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता होगा, बीएसएससी इंटर लेवल एडिटोरियल पब्लिकेशन का 5 प्रैक्टिस सेट का डिस्कस हो गया है और ये आपका प्रैक्टिस सेट 6 है। और समय को ना बर्बाद करते हुए प्रैक्टिस सेट 6 का डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। और आप लोग के बीच में ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है, फुहारा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? तो जैसा कि आपको जानकारी होगा कि फुहारा जो है बर्नौली के सिद्धांत पे काम करता है, क्योंकि बर्नौली के सिद्धांत के अनुसार यदि किसी बहते हुए तरल पदार्थ की गति में वृद्धि होती है तो साथ ही साथ उसके दाव में भी कमी आ जाता है। इसलिए फुहारा जो है वह बर्नौली के सिद्धांत पे काम करते हैं। इसलिए इसका आपका आंसर ए सही होगा। अब आपके बीच में आगे क्वेश्चन है कि डॉक्टरों द्वारा आंख, नाक, कान एवं गले के निरीक्षण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो आप जानते होंगे कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब साइज में बीम से बड़ा या छोटा हो सकता है। प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक या आभासी हो सकता है, जिसके कारण डॉक्टर द्वारा आंख, नाक, कान एवं गले का निरीक्षण करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। इसलिए इसका आपका आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो आप जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने ही किए थे। इसलिए इसका आपका आंसर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्षा के दौरान बारिश की बूंद कैसे गिरती है? तो जब बारिश होती है तो वर्षा की बूंद जो होती है एक समान त्वरण से गिरती है, और एक समान त्वरण होने के कारण वर्षा की बूंद जो है वो गोल हो जाते हैं, और गोल होने के कारण ये पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पे काम करते हैं। इसलिए आपका आंसर जो होगा इसमें डी होगा, क्योंकि बारिश जब होती है तो बारिश के समय वर्षा की बूंद जो होती है एक समान त्वरण, एक समान वेग से गिरती है, और एक समान वेग से गिरने के कारण वो जो आकार में जो होते हैं वो गोल हो जाते हैं, और इसका मेन रीजन होता है पृष्ठ तनाव। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वीडियो टैप रिकॉर्डर का आविष्कार किसने किया था? तो आप जैसा जानते हैं कि चार्ल्स गिन्सबर्ग ने वीडियो टैप रिकॉर्ड का आविष्कार किए थे, है ना। वीडियो टैप रिकॉर्डर का आविष्कार किसने किए थे? तो चार्ल्स गिन्सबर्ग ने वीडियो टैप रिकॉर्ड का आविष्कार किए थे। अगला क्वेश्चन है, एक्वारेजिया किसका मिश्रण है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण एक्वारेजिया में होता है, और नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात जो होता है 1:3 होता है, जिसमें नाइट्रिक अम्ल 1% होते हैं और हाइड्रोलिक अम्ल 3% होते हैं, है ना। तो एक्वारेजिया किसका मिश्रण है? तो एक्वारेजिया जो है वो हाइड्रोलिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होते हैं, और इन दोनों का रेशियो जो होता है 1:3 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को मापने की इकाई क्या है? तो जैसा कि आपको पता होगा कि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की माप एंगस्ट्रॉम में किया जाता है, जबकि बल की माप न्यूटन से होता है। ज्योति तीव्रता की माप कैंडलास होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी आदर्श द्रव की सांद्रता कितनी होती है? तो किसी भी आदर्श द्रव की सांद्रता जो होती है वो शून्य होते हैं। किसी भी आदर्श द्रव की सांद्रता शून्य होते हैं।
अगला क्वेश्चन है नीलम, जिसको हम लोग रूबी भी बोलते हैं, तो नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है? मैंने तो नीलम जो है एक रत्न श्रेणी का खनिज है तथा इसका रासायनिक सूत्र Al2O3 होते हैं, है ना। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? Al2O3 होते हैं। और नीलम जो है हम लोग को प्रकृति में भी मिलता है एवं इसे कृत्रिम भी किसी मानव के द्वारा भी बनाया जाता है। इसलिए नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र है Al2O3। आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है कि अमोनिया का एक गुण कौन सा है? तो आप जानते हैं कि अमोनिया जो होता है यह हवा से हल्की होती है। अमोनिया जो है वो हवा से हल्की होती है तथा अमोनिया एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस है, इसका कोई रंग नहीं होता है, अतः यह जल में अति विलय है। यह हवा से हल्की होती है और इसका वाष्प घनत्व जो होता है 8.5 है। तो इसलिए आपका इसमें आंसर जाता है कि अमोनिया जो है यह हवा से हल्की होती है। अब आपका 11वां नंबर क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन है कि जल में अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो जल में जो अस्थायी कठोरता होता है वो सोडियम और पोटेशियम के सल्फेट की उपस्थिति के कारण होते हैं। जल में जो अस्थायी कठोरता होती है वो सोडियम और पोटेशियम के सल्फेट की उपस्थिति के कारण जल कठोर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब इसमें आपको मिलाना है ना, कि जी मार्कोनी किनका किए थे आविष्कारक, जे एल्बर्ट किसका किए थे, ग्राहम बेल और थॉमस अल्वा एडिसन। तो आप जैसा कि मालूम होगा कि मार्कोनी जो किए थे वह रेडियो के किए थे। दूसरा जो है जे एल्बर्ट्स जो किए थे वो टेलीविजन के किए थे। ग्राहम बेल जो किए थे वो टेलीफोन के किए थे। और थॉमस अल्वा एडिसन जो किए थे, है ना, ये ग्रामोफोन के किए थे, है ना। तो ए का ए, 2 का बी, 3 का सी, 4 का डी, इसलिए आप इसका आपका आंसर जो है ए सही होता है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट घोल को ब्राउन बोतल में रखा जाता है क्योंकि, तो देखिए, ब्राउन बोतल में प्रकाश गुजरने का रास्ता बंद हो जाता है जिसके कारण सिल्वर नाइट्रेट के घोल को ब्राउन बोतल में रखा जाता है, इसलिए इसका आपका आंसर बी सही होता है। अब आपका आंसर क्वेश्चन आता है 14 नंबर, कहता है हाइपो का रासायनिक सूत्र क्या है? तो हाइपो का रासायनिक सूत्र होते हैं Na2H2O3 5H2O। इसका आपका रासायनिक सूत्र होगा Na2H2O3 5H2O। यह जो है हाइपो का रासायनिक सूत्र है। और भी इस तरह बहुत सारे रासायनिक सूत्र हैं, जैसे कास्टिक सोडा जिसे हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कास्टिक पोटास KOH, है ना। फिर बोलते हैं लाल सिंदूर Pb3O4, है ना। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म का सही मिलान नहीं है? तो इसमें जो है आपका किसका सही मिलान नहीं है? तो विटामिन B1, ये बायोटिन जो है ये सही नाम नहीं है क्योंकि विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन होते हैं, इसलिए आपका ये जो है ये बिल्कुल गलत है। उसके अलावा जितने भी सारे हैं वो सही है। आगे क्यों चलते हैं, क्योंकि विटामिन B1 का रासायनिक नाम जो है वो थायमिन है और यहाँ पे विटामिन B1 का रासायनिक नाम बायोटिन दिया हुआ है, इसलिए गलत है। क्योंकि बायोटिन जो है B7 का, ये बायोटिन जो है यह B7 का रासायनिक सूत्र है ना। आगे को चलते हैं, कहता है
निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। अगला क्वेश्चन है 97। एक वयस्क मानव में सामान्यतः कितने चवर्णक अनेक मोलर्स होते हैं? तो एक वयस्क जो मानव होते हैं उसमें चवर्णक अनेक मोलर्स जो होते हैं वो 12 होते हैं। इसके बाद आपके पास 18 नंबर का क्वेश्चन है। 18वां क्वेश्चन है आपको 18 नंबर का क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? तो मनुष्य के शरीर में कौन सा उत्सर्जी अंग नहीं है? तो इसका आपका आंसर जो होगा वो हृदय होगा, क्योंकि शरीर के जीवों के शरीर से उपाचयी प्रक्रम में बने विषैले अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन को उत्सर्जित करते हैं। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्न है। वो प्रमुख उत्सर्जी अंग हैं जैसे कि किडनी हो गया है, त्वचा हो गया है, यकृत हो गया है, फेफड़ा जो हो गया है, ये सब उत्सर्जी अंग हैं। जबकि हृदय जो है वो उत्सर्जी अंग नहीं है। आपका वृक्क जो हो गया है, किडनी, ये उत्सर्जी अंग है। त्वचा उत्सर्जी अंग है। यकृत, लीवर, ये उत्सर्जी अंग है। जबकि हृदय जो है ये उत्सर्जी अंग नहीं है, इनका निष्कासन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन मध्य कान की हड्डी है? तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि मध्य कान की हड्डी जो है वह मेलियस है, इनकस है, स्टेपिज भी है। इसलिए मध्य कान की हड्डी कौन है? इसमें मध्य कान की हड्डी सभी है ना। मध्य कान को 3 भागों में बांटा गया है, बाहरी कान, मध्य कान और भीतरी कान। तो मध्य कान में 3 छोटी छोटी हड्डियां होती है जिनका नाम है मेलियस, इनकस और स्टेपिज। इसलिए आपका आंसर डी सही होता है। अगला क्वेश्चन है किसी पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं? तो किसी भी पेशी में संकुचनशील प्रोटीन जो होते हैं वो एक्टिन और मायोटिन की होते हैं। मायोसिन वो किसका होते हैं? एक्टिन और मायोसिन की होते हैं। अब आप लोग के बीच में 21 नंबर का क्वेश्चन है और वो 21 नंबर का क्वेश्चन बोला जाता है। 21 नंबर का क्वेश्चन क्या है देखिए, कहता है कि फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को और ले जाने वाली वाहिका को क्या कहते हैं? तो थोड़ा सा इसको समझना है कि फेफड़े से हृदय के लिए शुद्ध रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को फुफ्फुस शिरा कहता है, यानी कि फुफ्फुस ध्वनि कहते हैं। जबकि शरीर से हृदय की ओर रक्त को ले जाने वाली रक्त वाहिनी को शिरा कहते हैं। और शिरा में अशुद्ध रक्त अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होते हैं। इसलिए इसका आंसर जो है आपका सी होगा, क्योंकि फेफड़े से हृदय को रक्त ले जाने वाली रुधिर वाहिका को फुफ्फुस शिरा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका संबंध रक्तचाप से है? तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि अधिवृक्क का संबंध जो है वो रक्तचाप से है। अगला क्वेश्चन है पायरिडॉक्सिन किस विटामिन को कहा जाता है? तो पायरिडॉक्सिन जो है और विटामिन B6 को कहा जाता है, क्योंकि विटामिन B6 का नाम जो है वो पायरिडॉक्सिन है ना। और अगला क्वेश्चन है 24 नंबर कि मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो आप जैसा आपको मालूम होगा कि मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल संख्या 24 अर्थात 12 जोड़ी होते हैं। जैसा कि आपको पीछे भी सेट में बताया गया है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या जो होती है वो टोटल 24 होते हैं। अगर जोड़ा में बोला जाएगा तो आपको बोला है कि वो 12 जोड़ा होते हैं, लेकिन इसमें बोल रहा है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या तो 24 होगा। जोड़ा बोलेगा 12 और टोटल बोला जाएगा तो 24। अगला क्वेश्चन है
गर्भनाल में कितनी ध्वनि होते हैं? तो गर्भनाल में 3 रक्त शिराएं होती है। गर्भनाल में कितने रक्त शिराएं आती हैं? 3। लेकिन इसमें ध्वनि जो होते हैं वो 2 होते हैं। गर्भनाल में कितनी ध्वनि होते हैं? तो 2 ध्वनि होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध भिक्षु के आग्रह पर महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश देना स्वीकार किए थे? है ना? तो एक बौद्ध भिक्षु थे आनंद, और इन्हीं के आग्रह पे महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश देना स्वीकार कर लिए थे। अब आपका अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। इसमें कुछ वंश हैं और उस वंश को मिलाना है कालानुसार। तो कहता है कि सबसे पहले कौन वंश आए, उसके बाद कौन आए। तो सबसे पहले जो आए वो हर्यक वंश आए, 1 नंबर। उसके बाद जो आए शिशुनाग आए, 2 नंबर। उसके बाद नंद वंश आए, 3 नंबर। और उसके बाद मौर्य वंश आए, 4 नंबर। इसलिए इसका आंसर आपको जो होता है वह सी होता है। हर्यक वंश का शासनकाल जो है 544 से लेकर 413 ईसा पूर्व था। शिशुनाग का कार्यकाल जो है 413 से 345 ईस्वी पूर्व तक था। नंद वंश का कार्यकाल जो है 345 से 322 ईसा पूर्व था तथा मौर्य वंश का कार्यकाल जो है 322 से 185 ईसा पूर्व तक था। इसलिए इसका आपका आंसर सी सही होता है। अब आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित साहित्य कृति का उनके लेखक का नाम। बहुत सारी इसमें साहित्य कृति है और उनके लेखक का नाम है। तो कवि राजमार्ग के कौन है? अमोघ वर्ष प्रथम। कवि राजमार्ग के जो है अमोघ वर्ष प्रथम है। दूसरा जो है आदि पुराण। तो आदि पुराण के जो है वो जीन सेन है। गणेश सार संग्रह के हैं महावीर चांच। और अमोघ वृत्ति के हैं साकत्य। अमोघ वृत्ति कौन है? साकत्ययान। इसलिए आप लोग इसे मिला लें और याद कर लें। अब आपके बीच में आता है अगला क्वेश्चन 29 नंबर। तो 29 नंबर का क्वेश्चन ये होता है, 29 नंबर क्वेश्चन है कि तुर्कान ए चहलगामी का निर्माण किसने किए थे? तो तुर्कान ए चहलगामी का निर्माण जो है वो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद आराम शाह की हत्या कर इल्तुतमिश शासक बने थे। और इल्तुतमिश ने 1210 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठे। और दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के बाद दिल्ली का शासक बनने से पहले यह बदायूं का राजा थे, है ना। चलिए आप आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 30 नंबर है। इसको आपको सजाना है कि कौन सा कब आए थे। तो 30 का जो आपको आंसर होगा वह ए होगा। पहले जो है रोमन कॉल्सियस का पूरा होना। दूसरा में भारत में गुप्त राजवंश का उदय हुआ था। उसका पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था। और अंतिम पीटर महान रूस का जार बन गए थे। अब आपका अगला क्वेश्चन है सूफी संत एवं उनके विभिन्न सिलसिले के संबंध में कौन सा विकल्प सही है। तो कुछ इसमें प्रमुख सूफी संत हैं और उनके कुछ सिलसिला हैं। तो चलिए, तो शेख निजामुद्दीन औलिया का संबंध जो है वो चिश्ती से है। शेख निजामुद्दीन औलिया का संबंध चिश्ती से है। जबकि बहाउद्दीन जकारिया का संबंध जो है वो सुहारवादी से है। मियाँ मीर का संबंध जो है वो कादिरी से है। और अहमद सरहिंदी का संबंध जो है वो नक्शबंदी से है। इसको आप लोग मिला दें। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई। तो जैसा कि आपको मालूम होगा
कि 1857 की क्रांति जो है वो सर्वप्रथम 10 मई 1857 की संध्या को मेरठ से प्रारंभ हुई थी, है ना। और इस क्रांति की शुरुआत करने का श्रेय जो है वो मंगल पांडे को दिया जाता है। आपके बीच अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संधियों को काल कर्मानुसार रखें। तो सालाबाई की संधि जो हुआ था वो सबसे पहले 1782 ईस्वी में हुआ था। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में हुआ था। बसीन की संधि 1802 ईस्वी में हुआ था और उसके बाद अमृतसर की संधि 1819 ईस्वी में हुआ था। इसलिए इसका आपका आंसर सी हो सही होता है। सालाबाई की संधि कब हुई थी? 1782 ईस्वी में। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई? 1792 ईस्वी में। बसीन की संधि कब हुई? 1802 ईस्वी में। और अमृतसर की संधि कब हुई? 1819 ईस्वी में। चलिए अब 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 ईस्वी में महासचिव कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 ईस्वी में महासचिव जो थे वो A.O. हुम थे, क्योंकि 1885 ईस्वी में W.C. बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के वो अध्यक्ष थे। सचिव जो थे वो A.O. हुम थे और W.C. बनर्जी जो थे वो प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और इस अधिवेशन में टोटल यानी कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिए, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. हुम नामक एक अवकाश प्राप्त ब्रिटिश अधिकारी ने भारतीय नेताओं के सहयोग से इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कहाँ पर किए थे? तो मुंबई में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, डलहौजी की राज्य हड़प नीति सबसे पहले किस राज्य पर लागू थी? तो डलहौजी की राज्य हड़प नीति के प्रभावित राज्य कुछ हैं, जिनका नाम है सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर। लेकिन डलहौजी के राज्य हड़प नीति से प्रभावित सबसे पहला राज्य जो है वह जो है वो सतारा है। एंड सतारा के बाद जैतपुर आए, फिर संभलपुर हुए, फिर बघाट हुआ, फिर उदयपुर हुए, फिर झांसी हुए और फिर नागपुर हुए। अब आपका क्वेश्चन 36 नंबर आता है। तो 36 नंबर का क्वेश्चन है आपके बीच में, कहता कि किस वायसराय के शासनकाल में पहला कारखाना अधिनियम पारित किया गया था? तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि लॉर्ड रिपन का कार्यकाल जो था वह 1880 से 1884 ईस्वी में था और 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम प्राप्त हुए थे। तो इसलिए लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रथम कारखाना अधिनियम लागू हुआ था, जबकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इनके द्वारा ही 1882 ईस्वी में समाप्त किया गया था तथा स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। तो लॉर्ड रिपन से कुछ क्वेश्चन है। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसके द्वारा समाप्त किया गया था? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा। कब किया गया था? 1882 ईस्वी में, है ना। और किसके कार्यकाल में कारखाना अधिनियम लाया गया था? तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में कारखाना अधिनियम लाया गया। कब लाया गया? तो 1881 ईस्वी में लाया गया है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पंचशील का सिद्धांत निम्नलिखित में से क्या नहीं है? तो पंचशील का सिद्धांत जो है गुट निरपेक्षता का नहीं है। पंचशील का सिद्धांत जो है गुट निरपेक्षता का नहीं है, कि नेहरू की विदेश नीति का मूल आधार पंचशील सिद्धांत ही था। इसका नियम होता है कि शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति का विश्वास करना, एक दूसरे के विरुद्ध कभी भी आक्रामक कार्यवाही न करना,
एक दूसरे को आंतरिक मामले में हस्तक्षेप ना करना, समानता और परस्पर लाभ की नीतियों का पालन करना, ये सभी हैं। लेकिन पंचशील के सिद्धांत में गुट निरपेक्षता का महत्व नहीं है। अब आगे की ओर चलते हैं। मुद्रास्फीति के कारण किसको लाभ होता है? तो आप जानते हैं कि जब मुद्रास्फीति होती है या महंगाई होती है तो उस समय लाभ जो है ज्यादा ऋणदाता को ही होता है। किसको होता है? ऋणी को उस समय ज्यादा लाभ होता है। कहता है कि मुद्रास्फीति के कारण ऋण को लाभ होता है, जबकि उपभोक्ता, ऋणदाता और पेंशन भोगी वर्ग की हानि होती है। तो इसमें लाभ जो होता है वो ऋणी को होगा, और ऋणदाता हो गए, उपभोक्ता हो गए, और पेंशन भोगी वर्ग को हानि होता है। चलिए आगे की ओर क्वेश्चन चलते हैं। कहता है नकदी रिजर्व अनुपात जितना कम हो, बैंकों द्वारा उधार देने की गुंजाइश उतनी होती है। तो क्या होती है? तो उतनी ही बड़ी होती है ना। अब अगला क्वेश्चन है 40 नंबर है। हमारे देश भारत में पहली जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? तो हमारे देश भारत में पहली जनसंख्या नीति की घोषणा जो है वह 1976 ईस्वी में किया गया था, जबकि वर्तमान में नई जनसंख्या नीति 2000 लाया गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 243 के आई, अनुच्छेद 243 के आई में जो है वह क्या किया गया है? वह वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 42 नंबर। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहितवाद यानी याचिका अर्थात PIL की शुरुआत हुई तो उस समय भारत का मुख्य न्यायाधीश इनमें से कौन थे? तो उस समय भारत के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो PN भगवती थे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रूप में जाना जाता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो हुआ है, बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत के संविधान के संवैधानिक सलाहकार के रूप में है ना BN राव को जाना जाता है, जबकि अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को जाना जाता है, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है, प्रारूप समिति का अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जाना जाता है, उपाध्यक्ष के रूप में हरेंद्र कुमार मुखर्जी एवं BT कृष्णमचारी के जाना जाता है। इसलिए भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार के रूप में BN राव को जाना जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान किस अधिनियम से लिया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान का अधिनियम किया गया है। अब इसके बाद 46वां क्वेश्चन है, 46वां क्वेश्चन आपके बीच में है। निम्न में से कौन सा मिलान औसत है, मतलब कौन सा मिलान गलत है? तो इसमें गलत जो है वो अपात उपबंध है ना, क्योंकि अपात उपबंध का संबंध जो है वो भाग 18 से है। भाग 18 में अपात उपबंध का संबंध है, इसलिए यह आपका गलत है। अपात उपबंध भाग 18 और अनुच्छेद 352 से 360 के बीच में है। अगला क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन सा अनुच्छेद क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन सा अनुच्छेद
अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के सिद्धांत से संबंधित है। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित मात्र एक अनुच्छेद है, और वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? तो स्थानीय निकायों की जो चुनाव जो होती है वह चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं किया जाता है। इसके बाद आपके पास अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकार किए थे। और थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं कि भारत की संविधान सभा ने अपने चौथा अधिवेशन 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किए थे, जबकि 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा में वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाने संबंधी स्वीकार किए थे। ठीक है, इसलिए भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाए थे। इसका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, इसको आपको मिलाना है। कुछ चक्रवात हैं और उस चक्रवात का किस देश में आते हैं इसके। तो पहला जो है वो बागियो हैं। तो बागियो जो है वो फिलीपींस में आते हैं। हरिकेन जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में आता है। टाइफून जो है वो टाइफून चीन में आता है, जबकि बिलीबिली जो है वो ऑस्ट्रेलिया में आते हैं। ये चक्रवात हैं और बहुत सारे देश हैं, तो चक्रवात को देशों से मिलाया गया। बागियों कहाँ है? तो फिलीपींस में। हरिकेन कहाँ है? संयुक्त अमेरिका में। टाइफून कहाँ है? तो चीन में। बिलीबिली कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में आते हैं। यानी इसको आप लोग को मिला लेना है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। 51 नंबर में है कि निम्न में से कौन शीतोष्ण मरुस्थल नहीं है? तो इसमें जो है सोनोरोन जो है ये शीतोष्ण मरुस्थल नहीं है, जबकि गोबी जो है ये शीतोष्ण मरुस्थल है। पेंटागोनिया जो है शीतोष्ण मरुस्थल है। नामीब जो है ये शीतोष्ण मरुस्थल है। इसमें 3 ठो जो है शीतोष्ण मरुस्थल है, जबकि सोनोरोन जो है ये शीतोष्ण मरुस्थल नहीं है। अब आगे कहता है, नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? तो नियाग्रा जलप्रपात जो है वो किस नदी पे है? तो यह जो है जाम्बेजी नदी पे, सेंट लॉरेंस नदी पे है। आपको बता दें, देखिए, एंजिल जलप्रपात कैरो नदी पे, नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पे, विक्टोरिया जलप्रपात जम्बेजी नदी पे है। तो कहता है नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पे है? तो सेंट लॉरेंस नदी पे है। ठीक है, और एंजिल जलप्रपात जो होगा वो कैरो नदी पे होगा। नियाग्रा जलप्रपात जो होगा वो सेंट लॉरेंस नदी पे होगा। अगला क्वेश्चन है, सतपुड़ा श्रेणी का निर्माण किससे हुआ है? तो सतपुड़ा श्रेणी का निर्माण जो है वह ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। सतपुड़ा पर्वत जो है यह एक ब्लॉक पर्वत है जिसका निर्माण मुख्यतः ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। यह पर्वत नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। और सतपुड़ा जो श्रेणी है, इस श्रेणी का सर्वोच्च चोटी जो है वह धूपगढ़ी जो कि 1350 मीटर ऊंची है, जो महादेव पर्वत पर अवस्थित है। अब इसका अगला क्वेश्चन है 54 नंबर। 54 नंबर आपके पास क्वेश्चन आता है,
निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? तो कनारी जो है ये प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है, क्योंकि कनारी ठंडी महासागरीय धारा है जो उत्तरी अटलांटिक महासागर से संबंधित है। कनारी जो है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर से संबंधित है, जबकि प्रशांत महासागर से इनका कोई संबंध नहीं है। आगे क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस देश से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा जो है वो किस देश से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है वह ईरान से नहीं गुजरते हैं, जबकि कर्क रेखा गुजरते हैं हवाई द्वीप से, बहामास से, मॉरिटानिया से, अल्जीरिया से, लीबिया से, मिस्र, भारत, म्यांमार, ओमान, मेक्सिको, माली, आइडर इत्यादि से गुजरते हैं, जबकि ईरान से यह जो है नहीं होते। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। अब क्वेश्चन आया कि कर्क रेखा किसे कहते हैं, तो आपको बोलना है कि उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक भिन्न है? तो कौन इसमें भिन्न है भाई? तो देखिए, गुलाबी शहर जयपुर को कहा जाता है, ये तो आपका बिल्कुल सही है। महलों का शहर जो है वो मुंबई को नहीं कहा जाता, क्योंकि महलों का शहर जो है वह कहा जाता है किसको? वह कलकत्ता को। महलों का शहर जो है वह कलकत्ता के कहता है, इसलिए यह जो है आपका गलत होता है। बंगाल का शोक दामोदर नदी, सूर्य नगरी जोधपुर, ये तो बिल्कुल सही है, जबकि महलों का शहर मुंबई नहीं कलकत्ता होगा। आगे चलते हैं। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे वह जस्टिस हीरालाल H.J. कानिया थे। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जस्टिस हीरालाल H.J. कानिया। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन पीस क्या है ना? ग्रीन पीस क्या है? तो ग्रीन पीस जो है वो पर्यावरण कार्यकर्ताओं का एक समूह है और जिसकी स्थापना 1971 ईस्वी में किया गया था। ग्रीन पीस क्या है? तो पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इस संगठन की स्थापना 1971 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना। कुछ व्यक्ति हैं और उनका कार्य क्षेत्र है। पहला जो है सलीम अली, तो सलीम अली जो है वो पक्षी वैज्ञानिक के क्षेत्र में काम करते हैं, क्योंकि सलीम अली जो है वो एक पक्षी वैज्ञानिक हैं। दूसरा जो है E.O. विल्सन, तो E.O. विल्सन जो है वो कीट वैज्ञानिक हैं, कीट वैज्ञानिक के रूप में काम करते हैं। M.S. स्वामीनाथन का संबंध कृषि क्षेत्र से है, जबकि M. गॉडविल का संबंध पर्यावरण शास्त्री से है। इसको जो है आप लोग को मिला देना है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय जो है वो नागपुर में अवस्थित है और इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय नागपुर में है और इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में हुआ था। अब अगला क्वेश्चन है, शोध स्थाने इन सीटू क्या है? तो ये जो है ये वनस्पति या जंतुओं का संरक्षण उनके मूल प्राकृतिक आवास क्षेत्र में कार्य करने का काम ये करते हैं, इसलिए इसका आपका आंसर ए सही होगा। अब आगे चलते हैं, है ना, 61 हो गया है। अब आगे की ओर चलते हैं। इसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन है आपका। हाँ, राष्ट्रीय पर्यावरण
अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र जो है वो नागपुर में अवस्थित है। कहाँ है? नागपुर में। अगला क्वेश्चन है, राजर्षि नाम से किसे जाना जाता है? तो आपको मालूम होगा कि पुरुषोत्तम दास टंडन, जिन्होंने या जिनको राजर्षि नाम से जाना जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या जाना जाता है? गुरुदेव के नाम से। गुरुदेव के नाम से रविन्द्रनाथ टैगोर को, महामना के नाम से पंडित मदन मोहन मालवीय को जाना जाता है ना। अब अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उष्ण कटिबंधीय घास भूमि है? तो लानोज जो है यह एक उष्ण कटिबंधीय घास भूमि है, जबकि बेल्ट है, स्टेपी है, प्रेरी जो है यह उष्ण कटिबंधीय घास भूमि नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वो वाशिंगटन डीसी में स्थित है। विश्व बैंक के मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नियुक्त किए गए मुख्यमंत्री के संबंध में कौन सा सुमेलित सही है? देखिए, तो छत्तीसगढ़ के जो थे वो विष्णुदेव साव थे। यह तो बात बिल्कुल सही है। मोहन यादव जो थे वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, ये भी बहुत सही है। भजनलाल शर्मा जो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, ये भी सही है। इसलिए इसमें आपका आंसर डी होगा, क्योंकि सभी का मिलान सही किया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, डेविस कप डेविस कप 2023 का खिताब ऑस्ट्रेलिया को हराकर किस देश ने अपना नाम किया है? तो डेविस कप 2023 का खिताब ऑस्ट्रेलिया को इटली ने हरा करके अपना नाम, देश में अपना नाम रोशन किए थे। ठीक है, इसे इसका आंसर इटली होगा। अब आगे चलते हैं। कहता है कि दिसंबर 2023 में देश की पहली हिमालय एयर सफारी शुरुआत किस राज्य में हुई थी? तो 16 दिसंबर 2023 को देश की पहली हिमालय एयर सफारी की शुरुआत उत्तराखंड से किया गया था। और जायरोकॉप्टर एडवेंचर शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर और दक्षिण लाल सागर में हूती विद्रोह द्वारा समुद्री जहाजों को निशाना बनाया गया तथा विद्रोहियों का संबंध किस देश से है? तो इसका जो आंसर होगा, इसका आपका आंसर यमन होगा, है ना। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 70 नंबर का। कहता, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मछुआरों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर विकसित किया गया है? तो इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मछुआरों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर का विकसित किया गया था, इसलिए इसका आंसर आपको इसरो होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई ने किस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर करने का निर्णय लिया है? तो बीसीसीआई ने एमएस धोनी की नंबर 7 जर्सी को रिटायर करने की फैसला किया है। इनसे पहले भी उन लोगों ने सचिन तेंदुलकर की नंबर 10 जर्सी को रिटायर किया गया थे, जबकि हाल ही में बीसीसीआई ने किस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर करने का, तो इसमें होगा महेंद्र सिंह धोनी। इनका जर्सी नेम जो था वो 7 था। अगला क्वेश्चन है, अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन खत्म होता है। अगर ये मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
अब आप लोग से मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।